नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल साहित्यिक संवर्धन मंच पर आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के पाठ्यक्रम के अनुसार 10वीं कक्षा की हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तिका क्षितिज के 90वें काव्यखंड अर्थात ऋतुराज और उनकी कविता कन्यादान का अध्ययन करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही अगला वीडियो अपलोड हो की सूचना आप तक पहुंच सकें। तो चलिए पहले तो हम ऋतुराज का परिचय करते हैं, उसके बाद में पाठ परिचय और फिर मूल कविता जो भी है उनके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। ऋतुराज के संदर्भ में देखिए, ऋतुराज का जन्म 10 फरवरी सन 1940 को भरतपुर में हुआ। महत्वपूर्ण है, सामान्य परिचय के 2 सवाल पूछे जाते हैं 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए, 2-2 नंबर के, जिसमें एक कवि और इसमें एक लेखक होता है। तो जन्म इनका याद रखें। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्त होकर वे जयपुर में रहते हैं और हमारी हिंदी के साहित्य में अपने कलम के माध्यम से श्री वृद्धि कर रहे हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुख अरविंद है। अलग अलग कविता संग्रह हैं जिनमें ये महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप थोड़ा देख लेना। उन्हें सोमदत्त सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बीआरई पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्यधारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। ये महत्वपूर्ण है कि हाशिए के लोगों की चिंताओं को, उनकी तकलीफ़ों को रचनाओं का मुख्य केंद्र बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभवों का यथार्थ है और वे अपने आसपास के रोज़मर्रा में घटित होने वाले सामाजिक विसंगतियों और विडंबनाओं पर गहरी निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। तो ये ऋतुराज का परिचय। 1940 में जन्म, भरतपुर में होता है, राजस्थान विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए करते हैं और अंग्रेजी का ही अध्यापन कार्य करीबन 40 साल करते हैं और फिर जयपुर में रह कर के अपने कलम के माध्यम से पाठकों को लाभान्वित कर रहे हैं। अब आप आगे चलें। पाठ परिचय। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं। पहले से ही एक मानक या मॉडल तैयार किए जाते हैं हमारे समाज में स्त्रियों के प्रति। वे आदर्श के मुखौटे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। ये पंक्ति वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 जो हुई थी उनमें पूछी गई थी, तो महत्वपूर्ण है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की सहेली होती है। जो माँ बाप होते हैं उनमें माँ के सबसे करीबी सहेली अगर देखा जाए तो वो उनकी बेटी ही तो होती है।
इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा प्रामाणिक रूप से अभिव्यक्त होती है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज की गहरी संवेदना व्यक्त हुई है। अब कन्यादान नाम की बिल्कुल छोटी कविता कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। हम जब कन्यादान करते हैं, हमारी कन्या का दान होता है, तो सबसे ज़्यादा दुख, या यूँ कहें सबसे ज़्यादा पीड़ा, और प्रामाणिक पीड़ा, एकदम सत्य पीड़ा जो सत्य को उद्घाटित करती है, वो माँ को होती है। और उनको लगता है कि उनके पिटारे में सहेजा गया सबसे अमूल्य धन जैसे उसकी अंतिम पूंजी हो। उनको लगता है कि जैसे उनका अमूल्य धन आज से दूसरों के हवाले किया जा रहा है। निश्चित तौर पर हर एक माँ के लिए उनकी बेटी किसी दिव्यता से कम नहीं होती है। और जब बेटी घर से विदा हो जाती है, माँ का दुख प्रामाणिक होता है और सच्चाई को उद्घाटित करने वाला होता है। क्योंकि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। शादी होती है तो उनको लगता है कि बिटिया अभी सयानी नहीं है, समझदार नहीं है कि हमारे घर की जिम्मेदारी या अपने मायके में रह करके और ससुराल में रह करके किस प्रकार से जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाता है, इस संबंध में उस बेटी को पता नहीं। और इसलिए वो सहज सरल और निश्चल थी, यानी कि दुनियादारी या दीन दुनिया के बारे में उस बाला को बिल्कुल पता नहीं होता है। इसलिए उस माँ को इस चीज़ को लेकर के अत्यंत पीड़ा होती है कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। कन्यादान के वक्त उस बच्ची को लगता है कि वहाँ जाने के बाद में उनको सुख के आभास की प्रतीति होती थी। धुंधलापन दिखता था, लेकिन सुख ही सुख के संदर्भ में तो उनको ठीक लगता था। और उनको ऐसा प्रतीत होता रहा कि ससुराल में जाने के बाद सुख ही सुख मिलेगा। और दूसरी बात कि वहाँ दुख का भी अनुपात ज़्यादा रहता है, परेशानियों का भी अनुपात ज़्यादा रहता है। लेकिन इस कन्यादान के उपलक्ष्य में या उस लड़की को दुख के संदर्भ में या दुख को पढ़ना नहीं आता था, या दुख की कल्पना तक भी नहीं करती थी। उनको तो आभासी सुख ही सुख ससुराल में प्रतीत हो रहा था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तर्कों, कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। वो खूब कोशिश करती थी तर्क से, विचारों से, लेकिन वो तो सिर्फ प्रसन्नता के विषय को ही जान पा रही थी। या उनको लगता था कि मुझे ससुराल में जाने के बाद आनंद ही आनंद मिलेगा। और जबकि दर हकीकत यह है कि उनके या ससुराल में काफ़ी सारी समस्याओं का भी सामना करता है या करना पड़ता है, हर महिला के लिए, हर स्त्री के लिए, हर ब्याही गई बहू के लिए। लेकिन वो तो सिर्फ प्रसन्नता और खुशी के विषय को ही समझ पा रही थी। आगे देखिए। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है,
जलने के लिए नहीं। अब देखिए, कई बार ससुराल में जाने के बाद में अपने चेहरे, रूप, सौंदर्य पर अगर कोई बालिका प्रसन्न हो जाती है और उनको लगता है कि मैं मेरे सौंदर्य से सबको प्रभावित कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। और इसलिए माँ कहती है कि अपने चेहरे पर, अपने रूप सौंदर्य पर प्रसन्न होकर के मत रहना, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपकी कड़ी परीक्षा भी होगी। इसलिए आगे आप देखिए कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। हम अमूमन देखते हैं कि कई बार स्त्री या महिला या बच्ची शादी के बाद उतनी तरह से दृढ़ नहीं हो पाती है और पारिवारिक समस्याओं के चलते अपनी जीवन लीला को भी समाप्त करने के कई सारे वाक़ये देखने को मिलते हैं। माँ विदा करते वक्त अपनी अंतिम पूंजी अर्थात कन्या को कहती है कि जो आग है उनका उद्देश्य अलग है, उनका पर्पज अलग है, उनका निमित्त अलग है, यानी कि रोटियां सेकने के लिए है, दूसरे काम के लिए है। आग से जलना या आत्महत्या जैसी घटनाएं ये ठीक नहीं है। यानी कि इस ओर संकेत किया गया है कि पूरी ताकत के साथ और पूरी दृढ़ता के साथ जिम्मेदारियों और परिस्थितियों को भांप करके आपको काम करना होगा। और वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। कई बार आभूषण और वस्त्रों के मोह में बच्चियों को, कन्याओं को प्रताड़ित किया जाता है। ये तो एक भ्रम है, ये कन्या को फंसाने का जाल है। इसलिए माँ शिक्षा दे रही है अपनी कन्या से कि इस प्रकार से आप वहाँ जाएं, वस्त्र और आभूषणों के मोह में अपने स्वाभिमान, अपनी मर्यादा का कतई उल्लंघन न होने दें। यानी कि इन चीज़ों का तो बेशक ध्यान रखें, बेहद ज़रूरी भी है कि हम लोग ध्यान रखें। और माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई नहीं देना या दिखाई मत देना। लड़की होना मतलब सहज सरल होना, लेकिन कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपकी कमज़ोरी बन जाएं और लोग आपकी कमज़ोरी के कारण आपको तकलीफ़, पीड़ा पहुंचाएं, जिससे कि आप ज़िंदगी के इस चक्रव्यूह में फंस जाएं। इसलिए समझदारी के साथ में ससुराल में जा कर के और पूरी जिम्मेदारियों को एक जिम्मेदाराना ढंग से निभाएं। इस प्रकार से कन्यादान कविता एक माँ के माध्यम से या माँ के मुख से एक भलावन है और एक समझदारी का या सीख है अपनी छोटी सी कन्या को, जो एक घर की घरनी बन कर के जा रही है। बड़ी जिम्मेदारी को किस प्रकार से निभाया जाता है, भला एक समझदार माँ से ज़्यादा कौन जान सकता है। इसलिए माँ अपनी बेटी को इस प्रकार की शिक्षा दे रही है कि ससुराल में जाने के बाद हर चीज़ का बड़ी पैनी नज़र से ध्यान रखना, क्योंकि जिम्मेदारियाँ, कठिनाइयाँ, विपरीत परिस्थितियाँ अक्सर आती रहती है। तो ये कन्यादान कविता ऋतुराज की एक छोटी कविता, बहुत बड़ा संदेश पूरा होता है। अब यदि आपने पूरे सुना है तो अच्छे से इस कविता को कंठस्थ भी कर लें और अच्छे से करें, ताकि आपके कोई भी प्रश्न गलत न हो। आज छोटी सी कविता को हमने पढ़ लिया, इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।